दिस लेक्चर वी आर कवर्ड स्ट्रक्चर एनालिसिस। इस लेक्चर के अंदर अपन जो स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं सीरीज के अंतर्गत वन बाय वन अपन उनको डिस्कस करते हैं। देखो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपके कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या एसएससी दो, आरएमएसएसबी, जेई दो, गेट दो, इन सारे के अंतर्गत ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंतर्गत। और बेसिकली मैं आरटीयू के अंतर्गत भी जो भी टॉपिक हैं उनको भी इसके अंतर्गत कवर करवाऊंगा पूरा डिटेल के अंतर्गत। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आरटीयू के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं मेनली अपने फिफ्थ सेम के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी के बारे में, उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी क्या होती है स्ट्रक्चर की, उसके बाद अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, बेटीज लॉ फॉर इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा अपन कास्टिलियन फर्स्ट सेकंड थ्योरम भी अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अपन एनालिसिस पढ़ेंगे प्रॉप कैंटिलीवर का, उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर लाइक दैट फिक्स बीम एंड कॉन्टिन्यूअस बीम। इनका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट मेथड से, एरिया मोमेंट मेथड से अपन पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट बीम मेथड से पढ़ेंगे और थ्री मोमेंट थ्योरम भी इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम बाय स्लोप रिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अलावा एक जो टॉपिक है ये स्पेशल आरटीयू सिलेबस के अंतर्गत आता है वाइब्रेशन, वो भी अपन इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी और इंडिटरमिनेंसी को। ठीक है, तो उससे पहले अपन बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है। कि जैसे मान लिया कि अपन कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई एक मटेरियल है, इसके यदि मैं सारे एक्सेस की मैं बात करूँ सबसे पहले तो ये जो एक्सेस होगा इसका लेंथ के अकॉर्डिंग जो एक्सेस होगा वो क्या होगा, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेसेस इसके अंदर जनरेट होंगी उनको अपन क्या कहेंगे, एक्सियल स्ट्रेसेस कहेंगे। अब एक्सियल स्ट्रेसेस के अंदर अपनी चाहे तो वो टेंशन हो सकती है चाहे वो कंप्रेसिव हो सकती है। दोनों तरफ से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है तो क्या कहलाएगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस, और यदि इसको पुल कर रहा है तो क्या कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। वही इसके सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर कोई स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, अपना शियर स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से यदि मैं कोई लोड लगाऊंगा तो वो इस बीम के अंतर्गत क्या करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस इसके अंतर्गत जनरेट करेगा। वहीं यदि कोई फोर्स है जो इसके अंदर क्या कर रहा है, ट्विस्टिंग जनरेट कर रहा है, तो वो उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा, अपना टॉर्जनल स्ट्रेस कहलाएगा। तो बेसिकली जो कोई भी बीम के अंदर स्ट्रेस जो जनरेट होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं और दूसरा फोर्स के ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अपन स्ट्रक्चर के अंदर जब अपन बात करते हैं, जब भी इसको स्ट्रक्चर को अपन एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि थ्री स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। पहले 2D के लिए, फिर अपन बात करेंगे 3D के लिए। ठीक है, तो कोई भी एक स्ट्रक्चर है जो 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2D स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर एक्स और वाई प्लेन के अंदर यदि कोई स्ट्रक्चर है उसको यदि अपन एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान ली कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है 2D के अंतर्गत है, इसको यदि मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर पॉइंट के अंतर्गत जब मैं चेक करूँगा तो जो मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस रहेंगी वो कौन कौन सी रहेगी भाई। एक तो रहेगा अपना एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत फोर्स, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। यदि कोई स्ट्रक्चर है वो यदि मेरा इक्विलिब्रियम के अंतर्गत है तो उसके अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो लोड लग रहे हैं उनका जो समेशन है वो क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो रहेगा। सेकंड में बात करूँ बाई डायरेक्शन की बात करूँ तो बाई डायरेक्शन यानी कि ऊपर से या नीचे की तरफ से यदि कोई लोडिंग इसके ऊपर आ रही है तो उनका भी समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यदि कोई स्ट्रक्चर किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंतर्गत है। और थर्ड कंडीशन जो अपन देखते हैं वो देखते हैं एक्स वाई प्लेन के जो भी लोड लग रहा है एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत, ठीक है, उसकी वजह से जो रोटेशन आ रहा है यानी कि उसके अंदर कोई जो मूवमेंट जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसका समेशन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो 2D के अंतर्गत जो थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन होंगी वो क्या होंगी, समेशन एफ एक्स इक्वस टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वस टू जीरो एंड समेशन एम जेड इक्वस टू जीरो। यदि एक्स वाई प्लेन है तो ऑब्वियसली तीसरी डायरेक्शन के अंदर रोटेशन होगा तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वही यदि मैं इसके 3D के अंदर बात कर लेता हूँ, ठीक है, 3D का मतलब क्या हो गया भाई, तीन ही तो मेरे क्या होंगे, एक्सियल डायरेक्शन हो जाएंगे यानी कि समेशन एफ एक्स जीरो होगा, समेशन एफ वाई जीरो होगा और समेशन एफ जेड जीरो होगा। और मोमेंट की बात करूंगा यानी रोटेशन की अपन बात करेंगे तो एम एक्स जीरो होगा, एम वाई जीरो होगा और एम जेड जीरो होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी।
ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि सपोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, कौन सी सपोर्ट के अंदर कितनी रिएक्शन होती हैं, जैसे 1 बाय 1 में डिस्कस करना जा रहा हूँ। इससे क्या आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो आपने सॉम के अंतर्गत कोई भी पार्ट यदि स्किप हो गया है, ठीक है, उसी से अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये अपने आगे इंडिटरमिनेसी वाले चैप्टर के अंतर्गत काम में आने वाले। जैसे अपन फर्स्ट पहली बात करते हैं, फिक्स सपोर्ट क्या होता है। फिक्स सपोर्ट के अंदर क्या होगा, जैसे कोई भी बीम है, जैसे मान लिया बीम है और वो क्या हो गया, कॉलम के साथ में एक तरह से कास्ट की हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वो कॉलम और जो बीम है उसके अंदर कोई रिलेटिव मूवमेंट भी नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, फिक्स सपोर्ट कहलाती है। तो फिक्स सपोर्ट के अंतर्गत क्या है, 3 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। फिक्स सपोर्ट के अंदर 3 रिएक्शन होती हैं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होगा, और एक थर्ड रोटेशन के अगेंस्ट में क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये अपन ने 3 रिएक्शंस या कोई भी फिक्स बीम होगी उसके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का जो सपोर्ट होता है उसकी अपन बात करते हैं हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली कोई जो पॉइंट है वहाँ से क्या है, कोई रोटेट कर सकता है। जैसे मान लिया कि मैंने ये कोई सपोर्ट था, ये हिंज है इसके अंदर, ठीक है। हिंज के ऊपर यदि मैंने कोई एक बीम रख दिया फिर कोई है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये बीम है, ये नीचे की तरफ नहीं जा सकती, यानी कि नीचे की तरफ से देखो रिएक्शन मिली हुई है। फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंतर्गत भी मूव नहीं कर सकती, इसके अंदर भी एक रिएक्शन मिली हुई है, जबकि ये क्या कर सकती है, रोटेट कहाँ कर सकती है, ठीक है। तो कोई भी एक हिंज सपोर्ट होगा तो वहाँ पे क्या होता है, 2 रिएक्शन मिलते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंतर्गत, दूसरा मिलता है अपने वर्टिकल डायरेक्शन के अंतर्गत, अपन को रोटेशन मिल जाता है, सॉरी रेजिस्टेंस वहाँ से मिल जाता है। तो सिर्फ रोटेशन होता है, वो अपना होता है मोमेंट की डायरेक्शन के अंतर्गत। थर्ड जो सपोर्ट आता है वो आता है रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, भाई यहाँ पे क्या है, इसके अंतर्गत रोलर लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, तो यदि इसके ऊपर यदि कोई लोड लगाओगे तो इसको रजिस्ट नहीं करेगा, इसके अंतर्गत मूवमेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंतर्गत। वहीं बीम की बात करें तो बीम रोटेट भी कर सकती है यहाँ से, तो सिर्फ यहाँ से जो रिएक्शन मिलती है वो अपन को किस मिल रही है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के अंतर्गत अपन को क्या मिलती है, एक रिएक्शन मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली अपन 3 सपोर्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सपोर्ट्स हैं स्पेशल टाइप के, उनको भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं गाइडेड सपोर्ट या गाइडेड रोलर, इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो गाइडेड रोलर के अंतर्गत क्या होता है, रोलर से जो डिफरेंस होता है, इसके अंदर यहाँ पे रोटेशन फ्री नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ 2 रिएक्शन हो गई, एक तो अपनी क्या हो गई, वर्टिकल डायरेक्शन के अंतर्गत रिएक्शन हो गई, और एक हो गई अपनी मोमेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत में एक रिएक्शन हो गई, यानी कि रोटेशन यहाँ से प्रिवेंटेड है। तो बेसिकली अपन को गाइडेड जो रोलर है वो 2 रिएक्शन देता है, एक तो क्या देता है वर्टिकल डायरेक्शन के अंतर्गत, और एक रोटेशन के अगेंस्ट में क्या देता है, एक रिएक्शन दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सपोर्ट्स, ठीक है। सपोर्ट्स के अपन ने कैलकुलेट कर लिया कितनी रिएक्शंस होती हैं, और इसके बेस पे अपन देखेंगे कि कोई भी जो अपना स्ट्रक्चर है वो अपना स्टेबल है या फिर स्टेबिलिटी नहीं है, डिटर्मिनेंट है या फिर इनडिटर्मिनेंट है, इन बेसिक कंडीशंस के ऊपर, यानी क्या, स्टैटिक कंडीशंस और सेकंड अपनी रिएक्शंस, इनके बेस पे अपन कोई भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि ये स्ट्रक्चर मेरा किस टाइप का है, स्टेबल है, नॉन अनस्टेबल है, डिटर्मिनेंट है या फिर इनडिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी की। देखो कोई भी स्ट्रक्चर है वो यदि अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंतर्गत सुरक्षित है, ठीक है, यानी उसके अंतर्गत कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो स्ट्रक्चर मेरा क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। जिस भी कंडीशन के अंतर्गत वो स्टेबल है, उसके अंदर कोई डैमेज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी स्टेबिलिटी को अपन क्या करते हैं, 2 पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड कर देते हैं, एक तो होती है अपनी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और दूसरी होती है इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है वो अपने लिए मोर इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर से ही यदि कोई स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, यानी एक तरह से बेसिकली बाहर का मतलब क्या हो गया, उसके सपोर्ट कंडीशन, ठीक है। यदि मान लिया कि कोई आपका घर है, उस घर के अंतर्गत में यदि कोई थोड़ा बहुत यदि दरवाजे के अंदर बैंड आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर की अंदर की स्टेबिलिटी की बात होगी। जबकि कोई आपकी नींव ढह जाए, कहीं से कोई दीवार गिर जाए, तो वो क्या होगी, उसकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होगी, यानी कि इसका बेस अपन को सबसे पहले चेक करना है कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो बेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेनली सपोर्ट कंडीशन के ऊपर, कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर मेरा सपोर्टेड है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है वो रिलेटेड करेगी किससे, हमेशा सपोर्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और वही इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये रिलेटेड करती है जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, भाई सारे जो अपना, जैसे कि अपन देखते हैं कि ट्रस के अंदर सारे ट्रायंगुलेशन के अंतर्गत होना चाहिए, कोई भी जो मेंबर है एक दूसरे मेंबर के बीच में रिलेटिव मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर है वो मेरा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंतर्गत स्वे तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये उसकी क्या होती है, ज्योमेट्री के कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अभी अपन कैसे पता लगा, यदि अपन को कोई डायग्राम दे दिया जाए, आपको कोई बीम का दे दिया जाए, कोई स्ट्रक्चर का दे दिया जाए, कि ये मैं पूछूं आपसे कि भाई ये बताइए
कि ये डायग्राम है, ये बीम है या फ्रेम है, तो ये स्ट्रक्चर मेरा क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अभी अपन ने देखा था कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड होती है भाई, अपनी सपोर्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली यदि मैं बात करूं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की फॉर 2D फ्रेम, ठीक है, कोई भी 2D स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अपन को मेनली 2 कंडीशन को याद रखना है। ठीक है, वो कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन है वो 3 होना ही चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और वो तीनों जो रिएक्शन है वो नॉन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन पैरेलल होनी चाहिए, यानी पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, नॉन कॉनकरेंट होनी चाहिए। नॉन कॉनकरेंट, कॉनकरेंट मतलब क्या होगा, यानी जिनका कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो किसी भी एक पॉइंट पे आके मिल रहा हो। ठीक है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, कॉनकरेंट। तो यदि अपन को स्टेबिलिटी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, नॉन कॉनकरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो बेसिक कंडीशन है वो अपन को याद रखनी है। जैसे कि अपन बात करें कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सपोर्ट ऑन द स्टार स्ट्रक्चर इज नॉट परमिटेड, और इसके अलावा कोई भी लार्ज डिस्प्लेसमेंट उस सपोर्ट रिएक्शन सपोर्ट के अंतर्गत या फिर किसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक एनफ नंबर में रिएक्शंस होनी चाहिए जो कि इस मूवमेंट को रोक दें, यानी कि प्रिवेंट कर दें। तो इसके लिए एनफ नंबर क्या बताया, अभी 2D के लिए अपन जो बात करेंगे तो उसके अंदर मिनिमम 3 क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ रिएक्शन उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर यदि बात करें तो अपन ने देखो मेजरली बात किसका किया, लार्ज डिस्प्लेसमेंट का और इंटर स्ट्रक्चर के अंतर्गत। ठीक है, और इसके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ रिएक्शंस होनी चाहिए बस। यदि कोई एक्सेल डिफॉर्मेशन है या फिर लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो इसके अंतर्गत परमिट है, यदि मे अकर हो सकता है थोड़ी बहुत मात्रा में। ठीक है, तो अभी अपन ने बात करी कि मिनिमम इंडिपेंडेंट रिएक्शन है एक्सटर्नल, वो तो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इट शुड बी नॉन पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट, ना तो ये सारी एक पैरेलल होनी चाहिए और ना ही किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनका रिजल्टेंट मिलना चाहिए। अब अपन बात करें नॉन पैरेलल, एंड रिएक्शन सपोर्ट शुड नॉट बी पैरेलल, और नॉन करंट रिएक्शन सपोर्ट शुड नॉट बी रोटेट अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाए तो वो क्या कहलाती है, कॉन करंट कहलाते हैं। तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले अब देखो अभी आपको दिख रहा है अपने जो पहली कंडीशन थी उसके अंदर 3 रिएक्शंस आपने बोला था। ठीक है सर, आप यही बोले सर 3 रिएक्शन होनी चाहिए सर। देखो यहाँ पे एक रोलर यहाँ लगा हुआ है, एक रोलर यहाँ लगा हुआ है, एक रोलर यहाँ लगा हुआ है, तो यानी कि रोलर कितनी रिएक्शन देता है, एक रिएक्शन यहाँ से मिली, एक रिएक्शन यहाँ से मिली और एक रिएक्शन अपने को यहाँ से मिल गई। तो सर इसके अकॉर्डिंग तो इसमें 3 रिएक्शन हो गई, यानी पहली कंडीशन तो क्या कर दी इसने, फुलफिल कर दी। फिर अपन ने बात करी थी नॉन कॉनकरेंट। तो देखो अभी अपन को दिख रहा है ये डायरेक्शन में क्या है इसकी, इस तरह से, ये डायरेक्शन में क्या है, इस तरह से, और ये डायरेक्शन में थे, यानी कि इसका मतलब तो क्या हो गया, तीनों रिएक्शन पैरेलल हो गई। अब ये पैरेलल है, यदि मैं मान लिया कोई इंक्लाइन लोड इसके ऊपर आ जाए फिर हॉरिजॉन्टल लोड आ जाए तो क्या करेगा भाई, ये बीम तो इस तरफ मूव हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि तीनों ही जो रिएक्शन है वो क्या होंगी मेरी, पैरेलल हो गई। तो अपन को कैसी चाहिए, नॉन पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर मेरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, लीनियरली अनस्टेबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि तीनों ही रिएक्शन के अंतर्गत पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखो अब ये थर्ड वाला जो केस है इसके अंदर मान लिया कि मैंने कोई एक कर्व था। ठीक है, इस कर्व के ऊपर अपन ने यहाँ पे एक रिएक्शन में एक रोलर लगा दिया, यहाँ पे एक रोलर मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, और तीसरा रोलर मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ से हो गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो गया, इस तरफ। यानी कि अब इसके अंदर 2 कंडीशन इसने फुलफिल कर दी भाई, एक रिएक्शन यहाँ से मिली, एक रिएक्शन यहाँ से मिली और एक रिएक्शन अपन को यहाँ से मिल गई है। ठीक है, तो 3 रिएक्शन तो हो गई, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब तीनों ही पैरेलल भी नहीं है तो अपनी क्या है, सेकंड कंडीशन ही फुलफिल हो गई। फिर अपन को जाना है तीसरी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि इनका यदि रिजल्टेंट है मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है, यानी इस तरह से इसके अंदर क्या होगी, एंगुलर अनस्टेबिलिटी हो गई। यदि कोई भी रिएक्शन है वो क्या है, कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाती है, लीनियर अस्टेबल तो है लेकिन एंगुलर इनस्टेबिलिटी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, एंगुलर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। कब, जब अपनी जो रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्करेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो फाइनली जो अपना जो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला भाई, कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर है 2D स्ट्रक्चर, उसके अंदर 3 रिएक्शन, उनका समेशन 0 होना चाहिए, सम एक्स एफ एक्स एम एक्स और एम जेड। ठीक है, ये अपन यहाँ देख लेंगे। तो और रिएक्शन आर नॉन पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, तो बेसिकली यदि कोई 2D स्ट्रक्चर है वो, यदि मैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की मैं बात करूँगा तो उसके अंदर मिनिमम 3 रिएक्शंस होनी चाहिए, तीनों नॉन पैरेलल होनी चाहिए और नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया अपना क्या,
एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इन 2D स्ट्रक्चर। फिर अपन बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो सिंपल है, अपन को क्या करना है भाई, अब की बार नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए भाई, 6। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन 6। और वही बेसिक कंसेप्ट पहले वाले तो हैं ही दो, एक तो क्या नॉन पैरेलल होनी चाहिए, नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए, इसके साथ में एक वर्ड और जुड़ जाएगा, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर। ठीक है, यानी कि सारी जो रिएक्शन है वो एक ही प्लेन के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए। पर्टिकुलर मान लिया कि मैंने कोई एक्स वाई प्लेन था, उसके अंदर ही सारी रिएक्शन लगा दी, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा दूसरे रोटेशन के अकॉर्डिंग रोटेट करके। ठीक है, तो इसलिए जब 3D प्लेन की अपन बात करेंगे, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्शन 6 होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए, नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए और नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर है वो मेरा तभी रिजिड रह पाएगा जब उसके अंतर्गत ये सारी कंडीशंस मेरी फुलफिल हो। ठीक है, तो ये तो बात थी अपन ने एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे इंटरनल स्टेबिलिटी की। और इंटरनल स्टेबिलिटी को मैंने पहले देखा था कि इंटरनल जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो मेंबर की स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ज्योमेट्री अपन कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ मेंबर्स अपन फाइंड आउट कर लेंगे भाई, जितने अपने जॉइंट्स हैं उनके पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में उतने मेंबर्स हैं या नहीं हैं। यदि मेंबर ज़्यादा है तो वो स्ट्रक्चर अपना क्या कहलाएगा, ओवर स्टिफ कहलाएगा, कम है तो वो डिफिशियंट कहलाएगा, और यदि जितने नंबर अपन को रिक्वायर्ड है उतने हैं तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर की हमको यदि इंटरनल स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि फाइंड करेंगे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स इसके अंतर्गत प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड मूव रिलेटिव टू द अदर पार्ट। कोई एक पर्टिकुलर पार्ट के अकॉर्डिंग दूसरे पार्ट के अंतर्गत कोई भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो रिलेटिव मूवमेंट किसी की वजह से, या लैक ऑफ फिटिंग की वजह से हो सकता है, मेंबर एक भी छोटा है या बड़ा है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, कोई जॉइंट ढंग से नहीं हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमेशा ज्योमेट्री एक जैसी रहनी चाहिए, प्रिजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन को यदि ज्योमेट्री बना के रखनी है तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सफिशिएंट मेंबर उसके अंतर्गत प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देयर शुड नॉट बी कंडीशन ऑफ मैकेनिज्म, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर शुड नॉट बी कोलिनियर हिंज। तो यहाँ पे एक बड़ा है मैकेनिज्म। ठीक है, तो कोई भी एक स्ट्रक्चर है वो यदि फेल होता है, ठीक है, कोई भी यदि स्ट्रक्चर फेल होता है तो उससे पहले एक मैकेनिज्म कंडीशन बनती है, फेलियर से जस्ट पहली वाली जो कंडीशन होती है उसको अपन कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, और कोई भी मैकेनिज्म कब बनती है, जब इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ 3 हिंज अपनी बन जाती है। अपन ने क्या देखा, ये 3 लगातार क्या आ गई, हिंज आ गई, तो वो कंडीशन अपनी क्या कहलाएगी भाई, मैकेनिज्म कहलाएगी। ठीक है, तो किसी भी एक लाइन के अंतर्गत 3 हिंज स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी जो मेन बात करते हैं अपन, अब वही इंटरनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात डिस्कस कर रहे हैं 2D की। तो 2D के अंदर नंबर ऑफ जो मेंबर है, यदि स्टेबल स्ट्रक्चर अपन को चाहिए तो वो होने चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 2j माइनस आर। ठीक है, 2j माइनस आर। हियर m क्या है भाई, नंबर ऑफ मेंबर है, j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स है, और r क्या है, उसके अंतर्गत रिएक्शन कंपोनेंट्स। ठीक है, r क्या है, उसके अंतर्गत नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शंस, या फिर अपन कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, तो 2D के अंदर r की जो वैल्यू कितनी होती है, उसमें पढ़ा था 3, आर कितनी होनी चाहिए, 3 रिएक्शंस होनी चाहिए 2D की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन गया m ग्रेटर इक्वल टू 2j माइनस आर। ठीक है, अब यदि m की वैल्यू यदि इसको इक्वल कर दिया तो माइनस करके वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इस फ्रेम को अपन क्या कहेंगे, परफेक्ट फ्रेम अपन कह देंगे। ठीक है, तो अपन को क्या नोट कर लेना, व्हेन अननोन्स विल बी लेस देन रिएक्शन विल बी मोर देन स्ट्रक्चर शुड बी कोलैप्स। यानी कि जहाँ पे अननोन की जो वैल्यू है वो लेस है और नंबर ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, तो वो स्ट्रक्चर क्या करेगा, विल बी कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपन 2D की बात कर रहे थे, सबसे पहले 2D के अंदर m बराबर 2j माइनस आर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2D के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 3D के अंदर r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और j की जगह क्या आ जाएगा 3j, क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉइंट है। और यदि अपन 2D की बात करते हैं, ट्रस की जब अपन बात करते हैं, तो ट्रस के अंदर अपन मानते हैं कोई भी जॉइंट है वो क्या होता है, पिन जॉइंटेड होता है। तो 2D के अंदर तो कोई डायरेक्शन, दो एक्सियल डायरेक्शन बनेगी, एक तो fx बनेगी और एक क्या बनेगी, fy। ठीक है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर जॉइंट अपन क्या कंसीडर करके चलते हैं, दो
मूवमेंट, और 3D के अंदर कितने चलते हैं, 3 वही 3D के अंदर एफ एक्स और आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो मेंबर है सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सफिशिएंट मेंबर होने चाहिए। नंबर ऑफ सफिशिएंट मेंबर कैसे निकालेंगे, 2j माइनस 3 for 2D और 3j माइनस 6 for 3D, एंड ऑल मेंबर्स शुड बी अरेंज इन सच दैट द ट्रस इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर ब्लॉक। यदि इंटरनल स्टेबिलिटी अपन को चेक करनी है तो कोई भी जो ट्रस है उसके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलेशन फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे ये वाला है तो इसके अंदर क्या है भाई, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पे अपन को दिख रहा है, तो ये क्या होगा, इंटरनली अनस्टेबल होगा। तो आप देखो कैलकुलेट करके देख सकते हैं भाई। अपन चलो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मेंबर की बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, m 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट मेंबर कितने हो गए भाई, 7 हो गए। जॉइंट की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो जॉइंट कितने हो गए, 6 हो गए। और आर की वैल्यू क्या हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2j माइनस 3, तो ये 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 9, ये 9 मेंबर्स के अंतर्गत आने चाहिए थे यदि ये स्ट्रक्चर मेरा क्या होता, स्टेबल होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर दो जो मेंबर है वो क्या है, कम है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इसके अंदर इसको ट्रायंगुलेशन फॉर्म कर देंगे सीधा सीधा सा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो 3 रिएक्शंस थी, नॉन पैरेलल, नॉन करंट, एक्शन। अब एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की मैं यदि इसी की बात करता हूँ तो रिएक्शन कितनी हुई, 2 तो यहाँ से मिल गई, एक अपन को यहाँ से मिल गई, तो एक्सटर्नली तो क्या हो गया, ये स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में भी बात करें तो एक डायरेक्शन ऐसे है, एक डायरेक्शन ऐसे है और एक डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट पे जाके मिल भी नहीं रहे ना भाई, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये वैसे तो स्टेबल हो गया एक्सटर्नली तो, लेकिन बट इंटरनली क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, लेस है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अपने फाइनली क्या कंक्लूड कर लिया कि भाई जो स्ट्रक्चर है वो अपना क्या हो गया, डिफिशियंट हो गया। तो डिफिशियंट स्ट्रक्चर, देखो अभी स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन में ऐसे कर दिया जाता है, यदि m की वैल्यू क्या है, 2j माइनस r से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर क्या है इसके अंतर्गत ज़्यादा है, तो इस फ्रेम को अपन कह देते हैं रिडंडेंट। क्या बोल देते हैं भाई, रिडंडेंट, यानी कि इनडिटर्मिनेंट है भाई, इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा है। यदि इक्वल है तो उसको अपन कह देते हैं परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि भाई जितने मेंबर रिक्वायर्ड थे और उतने ही अपन ने इसके अंतर्गत दे दिए, तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट। वहीं यदि मेंबर की वैल्यू क्या है, लेस है, यदि मेंबर की वैल्यू क्या है, 2j माइनस r से लेस है, तो उस स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर को अपन क्या कह देते हैं, डिफिशिएंट स्ट्रक्चर। याद रखना है, डिफिशिएंट स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो देखो अभी अपने जो क्वेश्चन देखा था, अब इसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत क्या है कि एक पोर्शन के अंदर 2 मेंबर दिए हुए हैं, एक की तरफ एक भी नहीं दिया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इधर रेक्टेंगुलर ही फॉर्म हो रहा है। तो यदि मैं इसकी स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो देखो इसके अंदर वही अगेन वो सेम क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ मेंबर्स निकालेंगे। मेंबर क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 तो करे थे, तो इसके अंदर 2 मेंबर मिला दिए, एक तो ये वाला, एक तो ये मेंबर एक्स्ट्रा है और एक ये मेंबर एक्स्ट्रा है, यानी कितने हो गए, 9 मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो जॉइंट भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जॉइंट हो गए। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 2j माइनस r अपन को करना था, तो नंबर ऑफ मेंबर 9 है, जॉइंट कितने हैं 6, तो 2 इंटू 6 माइनस के 3 दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 9, तो 9 इक्वल्स टू 9। उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली तो क्या होगा, ये परफेक्ट फ्रेम हो गया। बट अभी इसके अंदर अपन देखेंगे इसका जो ये लेफ्ट पैनल है, तो लेफ्ट पैनल क्या है, ओवर स्टेप है, जबकि राइट पैनल है वो क्या है, डिफिशियंट है, बिकॉज यहाँ पे ट्रायंगुलेशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अपन को याद रखना है हमेशा ही कि कोई भी एक ट्रस है तो उसके अंदर हमेशा ट्रायंगुलेशन फॉर्म होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट पैनल है वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, और लेफ्ट पैनल है वो क्या हो गया, ओवर स्टेप हो गया। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने दोनों तरह की स्टेबिलिटी पढ़ी, एक तो अपन ने पढ़ी क्या, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए अपन ने क्या देखा भाई, जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं वो कितनी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। जैसे कि 2D की बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होनी चाहिए, और तीनों ही रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। ठीक है, वहीं 3D की बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कंडीशन थी, नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए और नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए। तो वो कंडीशन हो गई एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। फिर अपन इंटरनल की तरफ आए,
तो इंटरनल में अपन ने देखा कि नंबर ऑफ मेंबर सफिशिएंट होने चाहिए और उनका जो फॉर्मेशन है वो ट्रायंगुलेशन टर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ट्रायंगुलेशन की टर्म में होना ही चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल स्टेबिलिटी अपन देखा तो 2D फ्रेम की बात करें नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 2j-3 और 3D की बात करें तो 3j-6 नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। यदि कम है तो डिफिशियंट होगा, ज़्यादा है तो रिडंडेंट होगा, और यदि बराबर है तो क्या कहलाएगा? बराबर है तो क्या कहलाएगा भाई? परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी। ओवरऑल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपन को दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, एक्सटर्नल को और इंटरनल को। तो इसके अंदर बेसिकली एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लिया कि कोई मेरा स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत एक्सटर्नल स्टेबिलिटी तो है, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होना चाहिए था, उसकी जगह अपने क्या है 4 है। ठीक है, वहीं यदि इंटरनल के अंतर्गत मेंबर क्या है? एक कम है। मान लीजिए एक मेंबर कम है, यानी उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी -1 आ गई। ठीक है, और इसकी क्या हो गई? +1 आ गई। तो इन दोनों को यदि अपन ऐड कर देंगे तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा? ओवरऑल स्टेबल। ठीक है, यदि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इंटरनल कम है, तो एक्सटर्नल इंटरनल को बैलेंस कर देगा ओवरऑल स्टेबिलिटी के अंतर्गत, जबकि इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, यानी कि इंटरनल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो और एक्सटर्नल क्या हो? कम हो। तो ये इस केस में स्ट्रक्चर अपना क्या कहलाएगा? ओवरऑल अनस्टेबल ही कहलाएगा। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी क्या है? मस्ट है। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कोई भी स्ट्रक्चर के अंतर्गत होनी ही चाहिए, हर हाल के अंतर्गत। ठीक है, ये बात अपन को गांठ बांध के रख लेनी है। ठीक है, तो जैसे अब स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, तो भाई चलो इसके अंदर देख लेते हैं क्या है, स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखा यहाँ से अपन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करें। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है भाई? 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, तो टोटल कितनी होगी? नंबर ऑफ रिएक्शन 4 हो गई। जबकि स्टैटिक कंडीशंस कितनी होती हैं भाई 2D के लिए? 3 होती हैं, Fx, Fy और Mz। तो अपन ने क्या निकाला भाई? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस के स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन 1 आ गया। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर मेरा क्या है? मोर स्टेबल है 1 डिग्री। ठीक है, यानी एक रिएक्शन अपने पास ज़्यादा अवेलेबल है। फिर अपन ने बात करी इंटरनल, तो सबसे पहले अपन मेंबर की बात करते हैं। मेंबर कितने भाई? 1 2 3 4 5 और 5 इधर मिरर ही तो है, 10 मेंबर। ठीक है, उसके बाद जॉइंट की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जॉइंट कितना है? 7, और 2D है तो -3 कर दिया, तो यहाँ से नंबर ऑफ मेंबर कितने आने चाहिए? 11। ठीक है, यानी कि एक मेंबर क्या है? कम है। बट जब भी अपन ओवर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे, तो इन दोनों को समेशन कर देंगे। यहाँ से 1 मोर था, यहाँ से 1 कम है, तो ये क्या हो गया? ओवरऑल क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। बट एक्सटर्नल स्टेबिलिटी शुड बी मस्ट। यदि मैं यहाँ रिएक्शन 3 की जगह 2 कर देता और एक मेंबर और इंक्रीज कर देता, ठीक है, तो उस केस में स्ट्रक्चर मेरा ओवरऑल स्टेबल नहीं कहलाता। बार बार इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समटाइम एक्शन स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल रिएक्शन कैन बी compensate the deficiency of the members, but reverse is not true। ठीक है, इसका अपोजिट सही नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंसी, कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनडिटर्मिनेट क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए